Hello everyone, welcome to Engineering Express. This is our first lecture of Engineering Chemistry. इससे पिछला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने देखा था अपना सिलेबस एंड ये जाना था कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे सब्जेक्ट के अंदर होने वाले हैं एंड किस तरीके से हम अपनी प्लेलिस्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो एंड कंफर्म कर लो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं या नहीं होने वाली हैं। एंड आपको मैंने साथ साथ बताया था जो आपका कोड है वो BAS102 एंड BAS202 है, जिस पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने सिलेबस पे। अगर आपका सिलेबस मैच होता है या आपके कुछ टॉपिक्स भी उसमें मिलते जुलते हैं तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने टॉपिक्स को सर्च करो एंड उनको अपने आप नोट्स बना के लर्न करो, ठीक है। एंड कुछ टिप्स मैंने आपको बताई थी जो आपको फॉलो करनी है पूरी की पूरी याद करने के लिए, है ना। तो उन चीजों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखो एंड चीजों को समझो एंड देन कंटिन्यू करो अपने लेक्चर 1 से। सो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम यूनिट 1 के लेक्चर 1 के अंदर पार्ट 1 करेंगे। यूनिट 1 का वो क्या है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये कैसे निकलता है, एंड मैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स। एक चीज जो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपका बॉन्ड ऑर्डर एंड आपका मैग्नेटिक करेक्टर आपसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये क्या होता है एंड कैसे निकलता है। आपका क्वेश्चन सीधा दे दिया जाता है आपको न्यूमेरिकल के अंदर, एंड न्यूमेरिकल के अंदर ही आपसे पूछ लिया जाता है बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक करेक्टर। अगर आप वहाँ पे जवाब दे देते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ बच्चा जानता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है एंड मैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है। सो आपके यहाँ से दो ही क्वेश्चन मेन इंपोर्टेंट बनते हैं, वो होते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारा पहला टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ एक चीज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी वो थी आपका एक पेपर एक पेन, मतलब आपको ये साथ लेके बैठने हैं एंड आई होप साथ लेके बैठे होंगे आप। सो सबसे पहले आपको डाल लेना है एक टॉपिक जिसका नाम है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड रिमेंबर दैट आपको अंदर का कंटेंट नहीं लिखना है, ना कोई इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। आपको जो मैं याद कराऊंगा उसको साथ साथ याद करना है। याद करने के लिए आपको बस एक चीज करनी है, जैसे एक बच्चा पीछे पीछे दोहराता है वैसे ही आपको पीछे पीछे दोहराना है जब भी मैं आपसे कहूंगा। एंड जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन टाइप लाइन कहूंगा तो आपको उसका जवाब भी पीछे से बोलना होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये थ्योरी कब दी गई थी एंड मैंने आपको बताया था कि 1966 में दी गई थी, तो वो आपको पीछे से बोलना है कि 1966 में। या मैं पूछूंगा किसने दी थी तो आपको पीछे बोलना है कि सर एफ ने एंड RS मुल्किन ने। आई नो कि मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, बट ये सबसे बेहतरीन तरीका है याद करने का किसी भी चीज को, तो आपको पीछे से साथ साथ बोलना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन होगा आपका एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन डिटेल्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या एक्सप्लेन MOT इन डिटेल्स। ये आपके तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यहीं से ऐसे पूछेगा या कुछ थोड़ा सा और भी डिफरेंट करके पूछ सकता है, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है। सबसे पहली चीज आपको इसमें बतानी है कि ये थ्योरी दी किसने है। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय F हॉर्न्स एंड RS मुल्किन इन 1966। लिखा क्या है, दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिच हॉर्न्स एंड रॉबर्ट S मुल्किन इन 1966। ये जो थ्योरी है वो आपकी F हॉर्न्स द्वारा एंड रॉबर्ट S मुल्किन द्वारा दी गई थी 1966 में। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को बताया था, सबके सामने लाया था। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है वो आपको बताना है। तो पहला पॉइंट इसका अंदर यही बैठता है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टुगेदर देन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स एक्ट टुगेदर। मतलब जब हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं या ज्यादा पास आते हैं तो उसकी वजह से हमारे दो फोर्स एक्ट करते हैं, कौन सा, एक अट्रैक्शन एंड एक रिपल्शन। सबको समझ में आया क्या मैंने बताया कि जब हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं या पास में आते हैं तो हमारे दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक है आपका अट्रैक्शन एंड दूसरा है आपका रिपल्शन। सेकंड पॉइंट इसमें आपका लिखा हुआ है दिस थ्योरी पर्पस दैट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब सेम टाइम पे तो आपने ये बताया कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एंड अभी आप बता रहे हो कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो आई थिंक आप पहले एंड दूसरे पॉइंट को डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे होगे कि ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इसमें जो एक बना होगा वो बना होगा आपका अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एंड दूसरा बना होगा आपका रिपल्शन फोर्स की वजह से। तो यही आपका थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि वन न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स एंड अदर न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ड्यू टू रिपल्शन फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है they will be named as bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital respectively। मतलब जो आपका अट्रैक्शन की वजह से बना है वो आपका होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड जो आपका रिपल्शन फोर्स की वजह से बना है वो होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नाउ
जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, ग्रेटर होती है। वाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैज हायर एनर्जी एंड लेसर स्टेबिलिटी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, लो होती है। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसको दिमाग में छापना है आपको। छापना कैसे है मैं बताऊंगा कैसे छापना है। जो भी आपने अभी ऊपर पढ़ा मैं उसको आपको यहाँ बताऊंगा क्या लिखा हुआ है, तो आपको एक बार में याद हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में आके ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक आपका ये रहा एक आपका ये रहा, ठीक है ना। ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने के लिए आपने ये लाइनें दिखाई हैं, ठीक है, ये ओवरलैप कर रही हैं, और ओवरलैप करने की वजह से आपके दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे थे, कौन सा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये दिखा दिया आपने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपने थ्योरी लिखी है उसी से आपने अपना डायग्राम भी बनाया है। एंड साथ में दिख रहा होगा आपको ये एरो, एंड एरो पे लिखा हुआ है एनर्जी। इसका मतलब है जो आपकी एनर्जी है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आगे चलते हैं, इसमें लिखे हुए हैं कुछ मेन पॉइंट्स, मतलब इस थ्योरी में जो आपने अभी ऊपर बताया उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, मतलब बॉन्डिंग एटम के जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो पार्ट लेंगे ओवरलैपिंग में। कितने होते हैं आपके, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, चार ही तो होते हैं, एसपीडीएफ। अगर वो चारों भी हैं तो वो चारों भी ओवरलैप में पार्ट लेंगे। मान लो सिर्फ एस ही है तो एस ही पार्ट लेगा, पी है तो पी भी पार्ट लेगा, एस भी पार्ट लेगा, ठीक है। इस तरीके से वो सारे के सारे ओवरलैप में पार्ट लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका जो अभी आपने ऊपर पढ़ा सेम वही लिखा हुआ है कि जब आपका ओवरलैप करते हैं तो दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। थर्ड पॉइंट भी आपका सेम है कि इसमें आपकी एनर्जी के बारे में बताया हुआ है कि ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है एनर्जी हाई होती है एंड स्टेबिलिटी थोड़ी लो होती है। फोर्थ पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले कौन से हैं आपके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही तो बने आपके, एक ये वाला एंड ये वाला। इसने क्या बताया, इसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। अपोजिट स्पिन मतलब एक तो आएगा आपका इस तरीके से एंड दूसरा आएगा आपका इस तरीके से। आपने कई बार पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पीछे भी कि जब आप फिल करते हो तो आप एक को इस तरह से फिल करते हो एंड दूसरा आपको इस तरीके से फिल करते हो, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग एटम आर फिल्ड इन द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अभी मैंने आपको एक एरो दिखाया था एंड एरो के साइड में लिखा हुआ था एनर्जी, वही मैंने आपको बताई थी, एनर्जी है वो आपकी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चलेगी, एंड यहाँ पे भी इसने यही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि ये आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। आपसे कभी कभी पूछता है कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर विद द फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आता है कभी कभी देखने के लिए मिलेगा। होता क्या है वो समझते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी आपको एंड उसका फॉर्मूला लिखना होगा। डेफिनेशन पे ध्यान मत दो, फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये वाला आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड ये वाला आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसने कहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनस जितने इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो, एंड इन दोनों का माइनस करने के बाद उसका हाफ जो होगा वो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, वही यहाँ पे लिखा है। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, आपको एक बार में ये याद हो जाएगी, 2 नंबर आपके पूरे पक्के। क्या है ये, द बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ कितना है आपका 1/2 एंड डिफरेंस कौन सा है आपका माइनस, ठीक है। क्या लिखा है दोबारा पढ़ो, द बॉन्ड ऑर्डर जो आपका बॉन्ड ऑर्डर इज है हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको याद हो गया एक बार में ही, समझ में आ गया कि जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है वही आपकी डेफिनेशन है, या जो भी आपकी डेफिनेशन है वही आपका फॉर्मूला है। अब अगर आप ये नीचे लिखी हुई लाइन अगर अपने आंसर में आप लिख देते हो तो आप अपने आंसर में 4 चांद लगा दोगे। लिखा हुआ क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है एंड जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसका मतलब अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़िया होगी यानी ग्रेटर होगी, एंड अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ग्रेटर है, तो आपकी स्टेबिलिटी भी ग्रेटर होगी आपके मॉलिक्यूल की। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल वाला। अब आप ये कह देंगे कि सर आप भी बिल्कुल क्लास के टीचर्स की तरह कर रहे हो कि पढ़ा होगा 12th में पढ़ के आए होगे, हमें याद नहीं रहता है ना। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड को, क्योंकि आप फिर ये कहोगे कि सर पुराने याद नहीं है, नया क्यों बता रहे हो। थोड़ा चलते हैं आगे। ये देखिए आपने, अब तो कुछ याद आ रहा होगा, ये तो देखा ही होगा। अरे ये याद भी करी होगी आपने, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बैंगन आलू गाजर इन थाली। इसी तरीके से कोई टिप्स या ट्रिक्स आपने याद करी होगी, है ना।
कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना यूज करना भी नहीं है इसका। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिससे देख के आपकी कुछ यादें आ जाऊंगी। ये चीज, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इससे निकालते थे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हा, क्या चीज है भाई, इसे तो देखते ही याद आ गया कि क्या था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को अभी याद नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये बनता कैसे है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 8 तक गिनती लिखनी है एंड साथ में लगाना है आपको एस। अब ये एस पी डी एफ क्या है, ये होती है आपकी सेल्स। सेल कितनी होती है आपकी, 4 ही होती है, एस पी डी एफ। थोड़ा सा रिकॉल और कर देता हूँ, जो आपका एस सेल होता है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। डी सेल में आपके 10 या 10 से कम आ सकते हैं, एफ सेल में आपके 14 या 14 से कम आ सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाते हैं तो अगली सेल में पहुंच जाते हैं। अब किसी भी चीज का आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता था, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको निकालना होता था कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे निकालते थे, आप यहाँ से स्टार्ट करते थे। सबसे पहले जो आपने ये चीज बनाई है, बनाई कैसे ये आपको समझ में आया कि सबसे पहले आपने 1 से लेके 8 तक लिखा, उसके साथ एस लिखा, फिर ऊपर से एक उड़ा दिया, नीचे से भी एक उड़ा दिया, फिर 2 से लेके 7 तक लिखा लेकिन पी के साथ लिखा, फिर एक और हटा दिया, फिर नीचे से एक और उड़ा दिया, यहाँ क्या बचा 3, 3 4 5 6 एंड वो डी के साथ लगाया, एंड फिर नीचे से उड़ा दिया एंड ऊपर से उड़ा दिया, तो आपको क्या बचता है 4 एंड 5 एंड उसके साथ आपने एफ लगा दिया। अब एक चीज थी, जो आपका एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट आपका इस तरफ से होने वाला है, कभी भी आप इस तरफ से एंट्री नहीं करोगे इसमें। ठीक है, ये चीज आपको याद होगी कि आपने को बताया होगा कि एंट्री आपको लेफ्ट तरफ से नहीं करनी है, आपको हमेशा राइट की तरफ से एंट्री करनी है ना। आपने एंट्री करी 1s पे, उसके बाद आपका 2s आएगा, 2s के बाद आपका 2p आएगा, 2p के बाद आपका 3s एंड 3s के बाद आपका ये नहीं कि आप 4s ले आते, डायरेक्टली यहाँ नहीं लेके आ सकते आप, क्योंकि आपकी एंट्री हो जाएगी गलत। तो आपको एंट्री के लिए पी से जाना पड़ेगा ना, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे 3p से, एंड फिर 4s एंड 4s फिर पी से जाएगा, वो जाएगा 3d पे। तो ये चलता था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बनता कैसे था, देखो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एफ का, एफ होता कितना है आपका, देख लो एक बार यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ये रहा, होता कितना है एफ 9 19, यानी आपके 9 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो जब आप यहाँ से चलोगे तो एस के पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, एंड 2 कितने आ जाएंगे 2s के पास। ना बचे कितने, 4 तो हो गए, बचते हैं आपके 5, तो 5 तो आपके पी में आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना, पी का तो ये होता था ना, इस तरीके से 3 पार्ट होते थे इसमें, एंड आ सकते हैं हमारे, अब इसमें हमारे आ जाएंगे 4 यहाँ के थे, और ये आ जाएंगे आपके यहाँ इस तरीके से 5, एक यहाँ पे और एक और यहाँ पे, ये आपके इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता था, 1s2 2s2 2p5, क्योंकि आपके 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं। तो ये आपका नॉर्मल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। आई होप आपको आसानी से ये याद हो गया होगा एंड आपको लर्न हो गया होगा कि कैसे निकलता है, एंड कुछ बच्चों को जो पहले से आता था उन्हें रिकॉल हो गया होगा थोड़ा सा। अब चलते हैं अपना वापस से कहाँ पे, अपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, क्योंकि आपसे यही पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपको वो बताना होगा। अब आपके पास दो चीजें हैं, क्या, एक तो लाइट मॉलिक्यूल्स एंड एक हैवियर मॉलिक्यूल्स। अब लाइट मॉलिक्यूल्स कौन से एंड हैवियर कौन से हैं, लाइट मॉलिक्यूल्स वो जिनके इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 या 14 से कम हैं, वो आपके सारे सारे लाइट मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, एंड हैवियर मॉलिक्यूल्स आपके जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हैं, वो सभी आपके हैवियर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है अपने उस पेपर में जो अपने साइड में लिखा हुआ है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको क्या क्या चीज लिखनी थी। सबसे पहले आपको लिखना था एमओटी, उसके बारे में आपने जो भी पढ़ा है, एंड छोटा सा डायग्राम बना लेना साइड को, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आपने पूरा पूरा क्या पढ़ा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको लिखना था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एंड उसके साथ में उसका एक फॉर्मूला, ये चीज आपको अपने उसमें लिखनी है पेपर में। एंड थर्ड आपको लिखनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिखना है ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ, दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस है, तो आपको सिर्फ एक ही याद करना है। ठीक है, देखो अब तो आपका काम और आसान हो गया, मैंने आपको दो दिखाया लेकिन आपसे याद करने के लिए कितना बोल रहा हूँ, सिर्फ एक का। दूसरे में बस जरा सा चेंज है, उसको आप कर देना, आपको अपना भी पता लग जाएगी क्या चेंज हुआ है ना। सबसे पहले आपका सिग्मा 1s एंड फिर है सिग्मा स्टार 1s, फिर है सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। देखो एक सिग्मा 1s है उसमें खाली स्टार लगा दिया है, फिर सिग्मा 2s है फिर उसमें स्टार लगा दिया है। यहाँ पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y एंड सिग्मा 2p z, एंड जो ये वाला लिखा हुआ है इसका सेम यहाँ पे स्टार करके लिख दिया है कि पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y कोमा पाई स्टार 2p z। ओके, कितना आसान आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। नाउ ये काम क्या करेगा ये आपको समझ में आएगा डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर। सेकंड क्या है आपका, आप इसे पढ़ो एंड मुझे बताओ इसमें क्या डिफरेंस है। एक बार अपना आप पढ़ो वीडियो रोक के। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ है। ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है। चेंज क्या हुआ है, ये वाला जो चीज थी ये बस आपकी इस जगह आ गई है और इसमें कोई चेंज
नहीं हुआ है। क्या हुआ है, पाई टू पी जेड यहाँ पे आ गया है आपका, एंड कोमा लगा के आपका पाई टू पी एक्स इजकल टू पाई टू पी वाई, एंड सेम ये ऐसा का ऐसा ही है, ये आपका दूसरा है। अब ये काम कैसे करेगा, यूज कैसे होगा, उसके लिए देखते हैं आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स। सो सबसे पहला जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो लेता हूं मैं बिल्कुल आसान सा, जिससे कि आप समझ जाओ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। हो सकता है वो आसान वाला भी आपसे पूछ ले 2 मार्क्स में, लेकिन ज्यादातर आपसे 5 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपका क्वेश्चन होगा ये सेकंड वाला। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, ड्रॉ द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। यानी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर उसने 3 चीज आपसे पूछ ली, क्या, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये तीनों चीज आपको बतानी होंगी। जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो है आपका ये, बॉन्ड ऑर्डर आपका ये रहा, एंड मैग्नेटिक बिहेवियर आपका ये रहा। देखो कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है, एंड आपको पूरे मार्क्स इसके मिलने वाले हैं। करना कैसे वो समझते हैं। सबसे पहली चीज ये बोलेगा H2 का। अब या तो वो आपसे सेम बोल सकता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल का बोल सकता है, या बोल सकता है आपसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे इसने बोला हमसे H2 का, मतलब इसने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं सेम, कौन सा, H एंड H, उसने H2 करके हमें बता दिया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अलग करके लिखना है H और H, और उसका लिखना है फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला क्या होता है, H का, H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका क्या होता है आपका 1s होता है सिर्फ। तो दोनों का सेम ही हुआ H है, तो आपने लिख दिया 1s एंड 1s। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके हिसाब से, 1 इलेक्ट्रॉन सर इसमें है एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। नाउ इसके अंदर आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, एक दो न्यूमेरिकल्स की आपको लिखनी है। तीसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, तो आप तीसरी बार आप मत लिखना, फिर सीधा डायरेक्ट लिखना है आपको एग्जाम में कि आपको ये थ्योरी लिखनी है। लिखा क्या है कि ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है। अब ये जो थ्योरी लिखी है इसको सीधा समझो डायग्राम में। डायग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहला इस तरफ जो है ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला भी एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों के पास कितना कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। नाउ सबसे पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में ये देगा, एंड दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन ये देगा। बनेगा कौन सा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिर्फ सिग्मा 1s। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपका सिर्फ ये वाला बनेगा सिग्मा 1s। ओके। अब आपको यहाँ तक समझ में आया कि काम कैसे करा, डायग्राम कैसे बनना है। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। डायग्राम कैसे बनता है कि एक तरफ आपका एटॉमिक, दूसरी तरफ भी आपका एटॉमिक, एक तरफ आपका एंटी बॉन्डिंग एंड दूसरी तरफ आपका बॉन्डिंग। सबसे पहले आपका बॉन्डिंग भरेगा, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी में भरा हुआ जाएगा, तो सबसे पहले भरेगा आपका नीचे वाला। इसमें क्या भरा जाएगा आपका, दोनों ओवरलैप करने के बाद एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख गया यहाँ पे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला लिखना है, वो बनेगा क्या आपका सिग्मा 1s। ठीक है, सिग्मा 1s। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और उसका हाफ आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, एंड 2 क्या है आपका, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, एंड -0 क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपका 0 आएगा, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में है। सो आपका आंसर क्या आएगा, 2 से 2 कट के 1। नाउ जब आपका 1 आता है, 3 आता है, 2 आता है, यानी पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो माइनस में आता है तो आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। एंड नाउ बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। आपसे डायरेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछेगा, मैग्नेटिक करेक्टर पूछ लो या मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लो। वो क्वेश्चन में सीधा देगा, या तो मैग्नेटिक करेक्टर बताओ या मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। इसकी कोई थ्योरी व्योरी नहीं होती है, आपको बताना नहीं होता है। आपको जस्ट इतना लिखना होता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे 2 टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिव एंड पैरामैग्नेटिव। पैरामैग्नेटिव आपके तब होते हैं जब आपका जो ऑर्बिटल है वो खाली रह जाता है, एंड डायमैग्नेटिक जब होता है जब आपका ऑर्बिटल जो है वो पूरा भरा होता है। ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी क्या बोल दिया मैंने। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिव। अब इसने दे दिया कि H2 प्लस का, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पॉजिटिव दे दे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपको उस मॉलिक्यूल में से 1 इलेक्ट्रॉन भगा देना है, एंड अगर आपसे बोल दे माइनस, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना है। ठीक है, वो कहीं से भी आ रहा है आपको मतलब नहीं है, आपको बस 1 इलेक्ट्रॉन लिख लेना है अगर आपके मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस लिखा हुआ है। तो अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, अब यहाँ प्लस वाला देखना, माइनस वाला भी देखेंगे। H2 प्लस, अब H2 प्लस लिखा, हमने अभी देखा था H का तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमने यहाँ लिखा, फिर दूसरे H का लिखा, अब उसके ऊपर प्लस लगा दिया। जरूरी नहीं है कि इस वाले के ऊपर लगाओ, आप इस वाले के ऊपर भी लगा सकते थे। अब जब प्लस लगा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी भगा दिया आपने। ठीक है, बचा गया सिर्फ आपका एक H। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप में तो सिर्फ यही भागीदारी होगा, मतलब यही सिर्फ दे रहा होगा अपनी तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही बनेगा ना, सिग्मा 1s वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बना आपका, सिग्मा 1s का।
ठीक है, लिखा हुआ क्या है, द ओनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन H2 प्लस आयन एंटर्स द सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितनी आसान लैंग्वेज में लिखा है, इसे तो आप अपना आप लिख लोगे, लिखते ही आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया क्या होगा ना। बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो 1 माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो माइनस जीरो, एंड उसको अपॉन 2 करोगे तो 1/2 है, तो पॉजिटिव ही, तो ये भी आपका एग्जिस्ट करता है। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिव। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि यार ये बॉक्स अगर खाली रह रहा है तो सर बोल रहे हैं कि पैरामैग्नेटिव है, एंड अगर ये वाला बॉक्स भरा हुआ है तो बोल रहे हैं सर डायमैग्नेटिव है। अब यही चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है क्या, कि अगर आपका डब्बा खाली रह गया है तो होगा आपका पैरामैग्नेटिव, अगर आपका डिब्बा भर गया है तो वो होगा आपका डायमैग्नेटिव। हाँ, दूसरे डिब्बे से आपको कोई मतलब नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। डिब्बे से आपको उससे मतलब होगा जिसमें थोड़ा सा भी आपका चला गया है, थोड़ा सा मतलब अगर आपका एक इसमें चला जाता तो आपको इससे मतलब हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें अगर कुछ भी नहीं गया है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस डिब्बे से आपको कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। डिब्बा मतलब ये ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिब्बा मैं बोल रहा हूँ बस। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर भूल जाते हैं कई बार हम कि कब पैरामैग्नेटिव था कब डायमैग्नेटिव। तो ध्यान से समझ लेना एक बार में, छोटी सी ट्रिक है क्या, जब ये खाली है ठीक है तो ये पूरा होना चाहता है, क्या होना चाहता है, पूरा, बिल्कुल सही। तो आपको क्या रखना है, पी, पूरा, क्या, PURA, पूरा। एंड पूरा से याद रखना है आपको पैरा, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल पैरा होना चाहता है, पूरा होना चाहता है, क्या होना चाहता है, पूरा। तो अगर ये पूरा होना चाहता है तो आप बोलोगे सर ये पैरा मैग्नेटिव है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये पूरा होना चाहता है, पैरा मैग्नेटिव होना चाहता है, तो ये क्या है आपका मैग्नेटिव बिहेवियर इसका, पैरा मैग्नेटिव। ओके, पूरा होना चाहता है तो पैरा मैग्नेटिव। नाउ अब दूसरा क्या है आपका डायमैग्नेटिव, इसका क्या है, देखो ये भर गया है, एक तरीके से पेट समझो इसे, पेट जो है आपका भर गया है। अगर आप ज्यादा खाओगे, इसने क्या बोला कि मैं पूरा भर गया हूँ, अगर आप मेरे पास ज्यादा आएगा तो मैं मर जाऊंगा, डाई हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, डाई मतलब खत्म। तो डायमैग्नेटिव हो जाएगा आपका जब आपका मामला फुल हो जाएगा। दूसरे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दूसरे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अभी इसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक चला गया वो हमारे मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर आ गया, जिसमें हमारा कुछ नहीं गया मैग्नेटिक बिहेवियर से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये वाला बॉक्स खाली है तो मैग्नेटिक बिहेवियर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर इसको देखेगा भी नहीं कि कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर है। मैग्नेटिक बिहेवियर किसका देखा जाएगा, जिसमें कुछ होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें चला जाता तो इससे पूछता कि कैसा बिहेवियर है आपका, तो आप बताते कि सर मुझे अभी और थोड़ी सी जरूरत है, मुझे पूरा होना है, तो पूरा होना होता तो इसका मतलब वो हो जाता आपका पैरा मैग्नेटिव। एंड अगर कहता कि मैं पूरा भरा हुआ हूँ, मतलब खत्म मामला, मतलब मैं बिल्कुल भरा हुआ हूँ, मैं डाई हो जाऊंगा और मुझे कुछ और भी मिला, मैं मर जाऊंगा, तो डन है इसकी तरफ से मामला। डी से डन कर लो, डी से डाई कर लो, तो आपको क्या होगा, डायमैग्नेटिव। ये छोटा सा ट्रिक्स है, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बहुत आसान, लेकिन लास्ट में आज जाके आपको लगता है कि याद सा नहीं रह पाता। अब क्वेश्चन लेते हैं आपका H2 नेगेटिव का, ठीक है। H2 नेगेटिव ले दिया, नेगेटिव लेने का क्या मतलब, आपको एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बुलाना है। आमतौर जिंदगी पे माइनस का मतलब घटना होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ओके। तो इसने आपसे H2 नेगेटिव बोला, H2 नेगेटिव में आपने एक H ले लिया एंड एक H नेगेटिव ले लिया, ये वाला भी नेगेटिव ले सकते थे, जरूरी नहीं कि आप नीचे वाला नेगेटिव लो, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ तो आपका 1s था और यहाँ पे क्या होगा आपका 1s2, क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। सो अब इसके अंदर की थ्योरी क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1H2 एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल एंड अ H2 आयन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये H2 नहीं होगा, ये सिर्फ H होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है आपका, एच एच का कॉम्बिनेशन है ना, तो उसकी वजह से बता रहा है। हो क्या, 1H एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल एंड 1H आयन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक नेगेटिव लगा हुआ है इस वजह से। अब इसका डायग्राम बनाते हुए हम क्या करेंगे, देखो हमने H नेगेटिव इस तरफ ले लिया, जरूरी नहीं है कि आप H नेगेटिव इस तरफ लोगे या इस तरफ लोगे, तो आप किसी भी तरफ ले सकते हो क्योंकि ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपने इस तरफ ले लिया, इस तरफ आपके 2 फिल है एंड एक इस तरफ आपके 1 फिल है। अब हुआ क्या, जब ये ओवरलैप करे तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से गया तो ये वाला आ गया आपका इसका, ठीक है। एंड जब दूसरा आया तो ये आया इसका, ये फिल कर दिया इसने। लेकिन अभी एक और बच रहा है ओवरलैपिंग में, तो इसने क्या करा, इसने अपना दे दिया यहाँ पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बिना देखे बताना मेरे को। अब ये डिब्बा खाली है मेरी तरफ से, मतलब ये वाला जो बॉक्स है खाली है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, कैसा होना चाहता होगा ये, पूरा होना चाहता होगा, तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिव। देखो यही लिखा है, मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिव, ठीक है। डायग्राम आपने जहां बना दिया, आगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आपका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वो क्या लिखा आपने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे आपने बता दिया, क्या बता दिया कि सिग्मा 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो चुके हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2। एंड यहाँ पे आपका एक ही भरा हुआ है, तो आपने यहाँ बता दिया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आपके 2 आ गए थे, तो यहाँ सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 2 आएगा, आप 2 कर लेना, ठीक है। ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जब आप पूरा भर जाता है तो आप ना लिखो तो ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ताकि सामने वाले एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे ने बता दिया है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए हैं। तो मेरी राय में आप उसे लिख के आना,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर आप बिना देखे निकाल सकते हो कि सर 2 - 1/2 बचा कितना 1/2। हुआ क्या आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है, इस वजह से तो इसका बिहेवियर है, बिहेवियर क्या आपका पैरामैग्नेटिव। ठीक है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, वो है आपका N2 का, जो आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में एंड इस बार भी आने के चांसेस हैं। अब इसमें आपको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, आप कहोगे सर ये कैसे बन गया। समझते हैं कैसे बना। बना क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एक तो 1s का बना, दूसरा 2s का बना है, तीसरा बना आपका 2p का। मान लो अगर यहाँ पे d आता तो d का भी बनता आगे। ठीक है। इतना सोचना नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 1s का बना है, यहाँ पे 2s का बना है, यहाँ पे 2p का बना है। अब देखो आपसे बोला N2 मतलब 2n लेने हैं आपको, n ले लिया आपने। कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे आप इसका, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल वाला 1s2 2s2 2p3। नहीं आता है तो ऊपर वाले डायग्राम देख लेना ये वाला, ठीक है। इससे आप आराम से निकाल लोगे, इसको याद कर लेना अगर आपको याद नहीं आ रहा है या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो या आपने पढ़ा नहीं है तो भी। ठीक है। आपने यहाँ पे निकाल लिया 1s2 2s2 2p3 एंड दूसरा भी। अब हुआ क्या, पहले आपने बनाया नीचे वाला जो आपने डायग्राम बनाया वो बनाया आपने इस चीज के लिए, तो आपने बनाया यहाँ पे इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसने भी ओवरलैप करा, इसने भी ओवरलैप करा। हुआ क्या, पहले इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है, फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ गया एंड एक इसका बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। हुआ क्या, इसके हिसाब से हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दोनों भर गए। इससे ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या आया अब हमारा ये वाला मामला, इसमें क्या है हमारा 2s2 वाला, इसमें भी हमारा सेम सा ही बनेगा, इसमें भी दोनों फिल है एंड दोनों फिल होने के बाद एक इसका आया, एक इसका आया, एक इसका आया, एक इसका आया, तो ये भी क्या हो गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भर गया, इसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भर गया। अब इससे आते हैं ऊपर, ऊपर आने के बाद क्या आता है आपका 2p3। पी के आपके जो बॉक्स होते हैं वो आपके 3 होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो एक में 2 आ सकते हैं, तो ये 3 भाग इसके हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके पास भी 3 है एंड इसके पास भी 3 है, तो हमने तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया एंड तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए। जब इन्होंने ओवरलैप करा तो ओवरलैप करा इन्होंने इस हिसाब से। अब ये डायग्राम कैसे बन रहा है इसको समझते हैं पहले। अपना कॉन्फ़िगरेशन जो था आपका, आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा होगा, ये है कौन सा n7 14। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 7, कम है 14 से तो कम ही है। ठीक है ना, दोनों को मिला दोगे तो कितने 14, तो 14 इसमें इलेक्ट्रॉन आपके पूरे बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपका कौन सा होगा, आपका लाइट मॉलिक्यूलर में आएगा। लाइट मॉलिक्यूलर कौन से होते हैं आपके, लाइट मॉलिक्यूल होते हैं आपके जो 14 से कम होते हैं, 14 के बराबर होते हैं, तो ये वाला आपका डायग्राम बनेगा। अब ये चीज समझो, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये है हमारी पाई टू पी एक्स इजकल टू पाई टू पी वाई। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, 21 21 एंड यहाँ पे याद रखना है आपको 12 एंड 21। ठीक है। अब ये 12 21 और 21 12 क्या है ये समझते हैं। देखो ये तो है दो, यानी पहले आप 2 बॉक्स बनाओगे, ठीक है, एंड उसके बाद आप एक बॉक्स बनाओगे ऊपर की तरफ, एंड फिर आप 2 बॉक्स बनाओगे एंड फिर आप एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, ये आपका बॉक्स बनेगा एंड ये हमारा ज्यादातर पी वाले ऑर्बिटल के लिए होता है। ठीक है, जब हमारे पी ऑर्बिटल होता है तो ये आपका पी ऑर्बिटल होगा इस तरीके से, एंड जब आप बना रहे होगे ये इस तरीके से कुछ बनेगा, अभी आपको डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है, एंड ये इस तरीके से बनेगा कुछ। ओके, अभी देखते हैं, नीचे कार्टून बन गया, काफी अच्छी ड्राइंग है मेरी वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से। मैंने आपको क्या बताया अभी, 21 21। अब ये देखो 21 21 वाला जो फॉर्मूला, अब ये देखो 21 21 वाला जो मामला था वो क्या था। 2 बॉक्स ये आपके 2 1 2 1। अब ये जो बने हैं आपके 2 1 2 1, तो 2 1 में क्या है हमारा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई वाला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से आपके 2 बॉक्स बनेंगे। एंड जब यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से इस वाले बॉक्स में एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा आपका इस तरफ से इस वाले बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि इस वाले बॉक्स में से यहाँ चला जाता, पहले नीचे वाले में ही दोनों में एक एक में फिल होंगे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसमें एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। फिर दोबारा यहाँ से ओवरलैप होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएगा, इस वाले को फिल करेगा एंड दूसरा यहाँ से आएगा वो इस वाले को फिल करेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला फिल हो जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाएंगे, एक ये वाला एंड एक ये वाला, तो वो आएंगे हमारे इसके अंदर पाई टू पी जेड में। ठीक है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स में नहीं भरा जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से कोई बॉक्स खाली है जो थोड़ा सा भर गया है उसके बाद खाली रह गया हो? नहीं सर, कोई खाली नहीं है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा डाया मैग्नेटिव। डन, पेट भर चुका है, फुल है, इससे ज्यादा कुछ खाओगे तो खत्म हो जाओगे, तो डाई हो जाओगे। ठीक है, ये डन है आपकी तरफ से मामला कि भाई पेट भर गया, आप कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका डायामैग्नेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नीचे से चलेंगे, आप जो जो फिल होता चला जाएगा उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाओगे। लिखना कैसे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इन सब के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो उनके ऊपर आप लिखते चले जाओगे 2 2 इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। फिर क्या होगा आपका पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। इज इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि आपस में बराबर में है, तो पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई एंड इसके साथ ही कोमा लगा के सिग्मा टू पी जेड। अब ये सिग्मा यहाँ पे स्टार क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही है, ये ऊपर की तरफ नहीं है एंड इससे ऊपर वाले में तो हमारा कोई मामला है ही नहीं।
आगे आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसका। बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताओगे आप? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सेम फॉर्मूला है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये नीचे वाले जो हैं ये सब बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? दो ये हो गए, 4, 6, 8, 10, यानी 10 तो हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स। एंड दो दो चार, चार हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, 10 - 4/2, एंड आंसर आएगा आपका 3। एंड आपके हिसाब से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डाया मैग्नेटिव। इतना आपको बताना है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको तो पक्का आप कर ही लेना, ठीक है ना। अब आता है आपका एक और क्वेश्चन O2। इसे आप अपना आप करोगे, वीडियो में देख सकते हो रोक के, बट मत देखना मेरे हिसाब से, अपना आप करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना। फिर आपको करना है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, एंड उसके बाद करना है आपको O2 2 नेगेटिव, ठीक है। ये आपको करना है। एक आता है आपका इंपॉर्टेंट HF का, इसको समझेंगे हम बाद में। सबसे पहले आप इतना करोगे ना, इतना करने के बाद आपको मैं बताऊंगा ये वाला, तो इसको रखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। एंड साथ ही हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि होगा आपका लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें आपको बतानी होंगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करना। एंड आई होप आपको वैसे पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि क्या आपको पढ़ना है। थ्योरी वाला पोर्शन तो आपको याद हो लिया होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स का आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, आपको अपना आप करने होंगे। वरना लास्ट में आप मुझसे ही कह दोगे कि सर आपने न्यूमेरिकल्स कराए भी लेकिन हमको आए नहीं, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं अभी, उनका डायग्राम बनाना। एंड डायग्राम यहाँ तो थोड़ा इतना अच्छा साफ नहीं बना हुआ है, आप बिल्कुल क्लीन तरीके से बनाना। एंड जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एक पूरे पेज पे अपना पूरा पूरा एक डायग्राम बनाना आराम से, ठीक है। एंड उसके साइड में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना। आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर पूरे मिलने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि किस तरीके से मिलते हैं आपको पूरे नंबर, आप उनको फॉलो कर लेना। आपको अगर थोड़ा कम भी याद है ना तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सो इस चीज का ध्यान रखना। आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, न्यूमेरिकल्स करके आना। एंड जो भी आपके आंसर्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड करना, अपने दोस्तों को बताना कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगी अगर आप बेल आइकन का भी दबा दोगे तो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आपको क्या चीज करनी है। एंड पहला लेक्चर जरूर देख लेना, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, वहां से आपको पता लग जाएगा क्या चीज आपको करनी है एंड क्या चीज नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच।